चलिए, तो चैप्टर का नाम है हमारे डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो नया चैप्टर है। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले उस पर फोकस करते हैं एक बार। आपने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता था कि पार्टनर हमको छोड़ के चला जाता है। बस फर्क ये होता है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी पार्टनर हमको छोड़ के तो चला जाएगा, लेकिन ये अनप्लैंड होता है। रिटायरमेंट हमेशा जो होती है वो प्लैंड होती है, वो पहले से बता देता है कि मैं 1 अप्रैल जब शुरू होगा नया साल तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन डेथ जो होगी वो क्या होगी? अनप्लैंड होगी, तो वो पहले से बता नहीं पाता। तो टॉपिक्स जो होते हैं इसके अंदर आपके गेनिंग रेशियो निकालने का और नया रेशियो निकालने का इसीलिए सेम होता है जैसा आपने रिटायरमेंट में कर रखा होता है बेसिकली, क्योंकि वहां पर भी नया पार्टनर हमको, एक पार्टनर छोड़ के चला गया और यहां पर भी एक पार्टनर हमको छोड़ के चला गया। फिर इसके बाद जो हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो भी 100% सेम होता है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर भी अपने गुडविल का हिस्सा लेके जाता है, तो डिसीज पार्टनर भी अपने गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा टेक्निकली, क्योंकि ये भी हमको छोड़ के चला गया है। इसके अलावा जो भी हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं पार्टनर्स के बैलेंस शीट के अंदर, उसका ट्रीटमेंट भी सेम होता है जस्ट लाइक रिटायरमेंट, क्योंकि अगर कोई पार्टनर हमें छोड़ के गया तो हम उसका शेयर उसको दे देते हैं। इसी तरह अगर हमारे कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी कि जो कूड़ा करकट होते हैं, उन सबको भी हम राइट ऑफ कर देते हैं, जिसमें रिटायरिंग पार्टनर भी शामिल होता था, तो सिमिलरली यहां पर डिसीज पार्टनर भी शामिल हो जाएगा, तो ये भी सेम होता है। बाकी इसके अलावा जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो ऐसे समय में हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करने पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी जस्ट लाइक रिटायरमेंट सेम बढ़ जाता है ओल्ड रेशो में। तो जैसे रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस मिलता था, वैसे ही डिसीज पार्टनर को भी प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि सारी चीजें इसके अंदर सेम हो जाती हैं जो हम रिटायरमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये 5 चीजों के नीचे तो मैं लिख सकता हूं सेम एज रिटायरमेंट। और इसके अंदर जो स्पेशल रिजर्व्स होते हैं, यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी उनका ट्रीटमेंट सेम रहता है। तो अब खेल ये आता है कि आखिर फिर इसमें डिफरेंट क्या होगा, क्योंकि अगर सब कुछ ही रिटायरमेंट जैसा सेम है तो कुछ तो अलग भी होना चाहिए, नहीं तो फिर इस चैप्टर ही खराब हो गया। तो अलग जो होगी वो सिर्फ एक चीज होगी, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं सितारा डाल के। अलग जो होती है वो ये चीज होती है कि क्योंकि डेथ एक अनप्लैंड इवेंट है, यानी कि जब साल शुरू हुआ तो साल के शुरू होने के बाद अब किस दिन डेथ होगी पार्टनर की, ये तो पार्टनर को भी नहीं पता, तो वो पहले से कभी भी बता नहीं सकता। तो पार्टनर की जो डेथ होगी वो कब होगी? कभी भी अनप्लैंड तरीके से किसी भी पर्टिकुलर डे पर डेथ हो जाएगी। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनर का जो लीगल हायर होता है, यानी कि उसका मान लो बेटा होता है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो ये कहता है कि मेरे पापा फॉर एग्जाम्पल इस फर्म में 9 महीनों तक तो काम कर चुके थे, और इन 9 महीनों में जाहिर सी बात है फर्म ने कोई ना कोई प्रॉफिट कमाया होगा, हो सकता है लॉस हो, लेकिन मैं प्रॉफिट मान लेता हूं। तो उसका लीगल हायर कहता है, डिसीज पार्टनर का लीगल हायर कहता है कि मुझे इन 9 महीनों का प्रॉफिट आप बताइए कि क्या कमाया, और उसके अंदर जो भी शेयर है मेरे पिताजी का, वो शेयर मुझे निकाल के दे दीजिए, क्योंकि 9 महीने तक तो मेरे पिताजी भी इस फर्म के पार्टनर थे मृत्यु से पहले। लॉजिकल पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट आपको रिटायरमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रिटायरमेंट के अंदर जब पार्टनर छोड़ के जाता है तो वो हमेशा 1 अप्रैल वाले दिन ही चला जाता है, राइट? तो अब मैं इस पर जो चर्चा करूंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैं इस पर 2 चीजों की चर्चा करूंगा। एक तो चर्चा करेंगे हम अकाउंटिंग की, कि मुंशीगिरी कैसे होगी इस चीज को लेकर, और दूसरी हम चर्चा करेंगे कैलकुलेशन की, भाई कि ये निकाला कैसे जाएगा। तो इसमें 2 बातों पर चर्चा आपके साथ करेंगे हम, एक करेंगे अकाउंटिंग पर और एक करेंगे उसके कैलकुलेशन पर, कि भाई कैसे निकालेंगे ये 9 महीने का प्रॉफिट। तो पहले मैं अकाउंटिंग पोर्शन कर रहा हूं, तो आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। तो ऐसी हेडिंग डाल लो आप भी, अकाउंटिंग फॉर प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर मर गया उसके प्रॉफिट की पहले हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा इसके मैं हर तरह के पहलुओं के बारे में चर्चा कर लूंगा काफी एक्सटेंसिव तरीके से, ताकि कोई भी पॉइंट एग्जाम के लिए मिस ना हो, कोई भी चीज छूटे ना, किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे तो भी। तो इसके नीचे आप 2 बाइफर्केशन कर लेना। तो पहले बाइफर्केशन में आप लिख लेना, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, if profit sharing ratio of remaining partners does not change, मतलब हम मान लेते हैं कि रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो नहीं बदला। नहीं बदलने का मतलब है कि अगर पहले उनका रेशियो था 5:3:2 और लास्ट वाला पार्टनर मर गया, सी मर गया, तो अब ए और बी का रेशियो 5:3 ही है, उन्होंने बदला नहीं। और हो सकता है दूसरा केस बना लेते हैं, इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, मान लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल गया, चेंजेस। तो दोनों ही पहलुओं पर हमें चर्चा करनी है कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदला तो क्या होगा, और अगर बदल गया तो क्या होगा। तो पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलता तो उस केस में हम प्रॉफिट के लिए, मतलब कि अगर प्रॉफिट का शेयर निकल रहा होगा, क्या जर्नल एंट्री करते हैं? किसी बच्चे को है पता? सही, तो लिख लेते हैं। उस केस में हम एंट्री करते हैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो डिसीज्ड पार्टनर को दे रहे हैं, इसीलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं। और एक हम नया अकाउंट ओपन करते हैं, इस नए अकाउंट का नाम होता है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, यानी कि हम एक नए खाते को डेबिट करके उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट को दे देते हैं। अब यहां पर जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये, जो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट एक डेबिट, हमने एक नया खाता बना दिया उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए, तो इसका पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का डेबिट एस्पेक्ट आपको कहां नजर आता है? एसेट साइड पे, बिल्कुल सही, बैलेंस शीट के अंदर। तो इन केस अगर बैलेंस शीट का वो पूछ ले क्वेश्चन छोटे नंबर में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो है ये आपको अपने एसेट साइड पर नजर आता है, क्योंकि आप जानते हो पीएनएल के जो भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो एसेट साइड पर शो होते हैं, तो ये भी उसी का भाई हो गया। एंड इसका वाइस वर्सा वो भी एंट्री लिख लेते हैं। फॉर लॉस, अगर मान लो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस निकलता है, यानी कि उसके मरने के बाद 9 महीने में नुकसान हुआ, तो उस केस में आपकी एंट्री ऑपोजिट, उल्टी हो जाएगी, यानी कि हम इस बार डिसीज पार्टनर से पैसा ले रहे हैं एक तरह से। तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो फर्म के लिए ये एक तरह का फायदा हो गया, क्योंकि फर्म जो है ये डिसीज पार्टनर से पैसा ले रहा है, कह रहा नुकसान हो गया था तो लाओ अपने पिताजी का शेयर नुकसान का हमें दे दो। तो अब तो कहने की भी बात नहीं है। तो पीएनएल सस्पेंस का ये जो क्रेडिट बैलेंस का एस्पेक्ट नजर आ रहा है, इसको हम कहां पर प्रेजेंट करेंगे? लायबिलिटी में, बिल्कुल सही। तो इसके बादल में लिख लेते हैं लायबिलिटी। तो आई होप पहले फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? आप नोट कर लेना। तो ये कॉन्सेप्ट ओके। अब आते हैं कि अगर पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल लिया है, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो उस केस में थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर प्रॉफिट, कि मान लेते हैं अगर प्रॉफिट हुआ डिसीज पार्टनर को, या उसको प्रॉफिट का शेयर हमको देना है, तो उस केस में वैसे कॉन्सेप्चुअली क्या क्या एंट्रीज होती हैं? वैसे कॉन्सेप्चुअली 2 एंट्रीज होती हैं। तो मैं दोनों लिखूंगा, लेकिन बाद में दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा एक में। तो आप चाहो तो बाद में मेरे मर्ज होने का इंतजार कर लेना, ये ए और बी मत लिखना, फिर आप खाली मर्ज वाली लिख लेना, ठीक है? तो प्रॉफिट के लिए हम पहली एंट्री करते हैं कि भाई क्योंकि प्रॉफिट का शेयर देना है हमें, तो हमारी एंट्री हो रही है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और हमें प्रॉफिट का शेयर देना है तो ऑब्वियसली डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने ये पैसा किसको दे दिया? डिसीज्ड पार्टनर को दे दिया। अब क्योंकि यहां की हेडिंग आप पढ़ोगे तो यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला है, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो हम ये मानते हैं कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स थे उन्होंने गेन कर लिया होगा। तो हम तुरंत ही
इस पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को जो हम पिछले मेथड में एसेट की तरह शो कर रहे थे, तो इस मेथड में हम इस बार उसको एसेट की तरह शो नहीं करते और हम तुरंत ही इस पीएनएल सस्पेंस अकाउंट के खाते को राइट ऑफ करवा देते हैं। राइट ऑफ का मतलब इसको खत्म कर देते हैं, तो इसको क्रेडिट कर दिया। तो अब इसको क्रेडिट करा तो किसी ना किसी को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, ताकि ये खाता अब क्योंकि राइट ऑफ हो रहा है, तो हम इसको राइट ऑफ करवा देते हैं गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के जरिए। यानी कि जर्नल एंट्री के हिसाब से कॉन्सेप्ट बन गया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो जैसे ही हमने डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया पीएनएल सस्पेंस से, तो इस बार हम उसको एसेट साइड पे शो नहीं करते, क्योंकि तुरंत ही हम उस पीएनएल सस्पेंस को क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब आप इसको मर्ज करो दोनों को, तो दोनों को मर्ज करने पर आपकी अल्टीमेट एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट तो कट जाएगा। तो आप ये एंट्री लिख सकते हो, आपके लिए मुद्दे की या डायरेक्ट एंट्री बन गई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपके लिए ऊपर वाला बादल मर्ज होके एक बन गया। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मैं ऐड करूंगा नीचे, लेकिन वो आपके 12th के सवालों में होता नहीं है या होगा भी नहीं। अब किसी के मन में प्रश्न आ जाए, सर मान लो कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करने लगा तो कॉन्सेप्चुअली हम उसे फिर क्रेडिट कर देंगे, लेकिन ये होगा नहीं। तो मैं इफ एनी लिख के छोड़ रहा हूं, अगर किसी को कॉन्सेप्चुअली पूरा कंप्लीट करने के लिए लिखना पड़ रहा है तो, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। तो आपके लिए एंट्री क्या बन गई, एक बार बोल लो, रिवाइज हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट, ओके। अब लॉस की हम डायरेक्टली लिख लेते हैं बिना बादल बनाए। तो अगर मान लो लॉस होता या लॉस का शेयर देना होता, तो हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाती, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी सैक्रिफाइसिंग अगर होता तो आप उसको डेबिट कर देते, पर वो होगा नहीं, मैं इसलिए लिख नहीं रहा। तो आपकी एंट्री बन जाती डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लॉस का शेयर जो होता वो हम सीधा ये एंट्री लिख लेते। तो इसमें भी टेक्निकली दो एंट्रियां मर्ज हो गई, लेकिन हमने डायरेक्टली लिख लिया। तो ये तो हो गया अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट। चलो, तो अब ये तो हो गई जी मुंशीगिरी। अब हम इसका लिखते हैं अकाउंटिंग के बाद कैलकुलेशन, कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, सवालों के जरिए भी देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी आप चाहे मेरे साथ हेडिंग बना लो, क्योंकि इस पूरे डेथ चैप्टर में ध्यान रखना यही एक चीज अलग और नई है, बाकी तो सब कुछ 100% सेम है। तो इसके अंदर भी दो बातें हो सकती हैं। पहले बाइफरकेशन में लिखना बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स का क्या मतलब है ये समझा देता हूं। बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर की डेथ हुई साल के आखिरी दिन, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मैं एक ईयर बना लेता हूं और इस ईयर के बिल्कुल खत्म होने पर, यानी कि 31 मार्च वाले दिन ही मान लेते हैं पार्टनर की डेथ हो गई। तो अब जब ईयर का एंड होता है, यानी कि 31 मार्च होता है, तो उन दिनों में हर पार्टनरशिप फर्म अपने फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करती है एज यूजुअल। तो ऐसे केस में तो जब वो अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही होती है, तो फिर वो कहती है कि हम एक काम करते हैं, हमें कोई अलग से पीएनएल सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम अपने अकाउंट को वैसे भी क्लोज कर रहे हैं, हम अपने वैसे भी क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म जब अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, तो वो क्या बनाती है अकाउंट, आपने फंडामेंटल में पढ़ा था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। तो इस केस में आप लिख लो, एंट्री लिख लो, ताकि आपको ये बात याद रहे। इस केस में हम क्या करते हैं, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास कर देते हैं प्रॉफिट के लिए, फॉर प्रॉफिट लिख सकते हो, फॉर प्रॉफिट।
यानी एक बेसिक एंट्री है ये, जो आपने वैसे भी फंडामेंटल में लिख रखी है प्रॉफिट की। तो पूरे साल का जो भी प्रॉफिट होगा, पूरे साल का जो भी प्रॉफिट होगा, वो पूरा प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा। अब उसमें जो मरा पार्टनर उसको भी मिल जाएगा पूरे साल का। इस मेथड को कहते हैं बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो अगर कभी भी डेथ होने पर पार्टनरशिप फर्म ये सोच रही है कि चलो हम अपने फाइनल अकाउंट्स ही बना लेते हैं, तो उस केस में कभी भी आप पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करोगे। इस बात को ध्यान रखना है हर बच्चे को। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप फर्म डेथ होने पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रही है, तो क्या पीएनएल सस्पेंस आप ओपन करोगे? नहीं ओपन करोगे। आप उसको सीधा प्रॉफिट कहां से दे दोगे? पीएनएल एप्रो से दे दोगे। ठीक है ना। दूसरे वाले एरो में आते हैं। अब दूसरे वाले एरो के अंदर होते हैं टू टाइप्स, यानी कि इसमें आमतौर पे दो तरीके चलते हैं बाजार के अंदर। बाजार का मतलब है आपके 12वीं के अंदर। उसमें आप दो छोटे छोटे एरो बना के लिख सकते हो। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी समय के हिसाब से, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, बिल्कुल सही, या सेल्स जिसको कह देते हैं। तो सेल्स भी लिख सकते हो आप ब्रैकेट में। तो पहले दोनों का मीनिंग समझा देता हूं, फिर कहानी बहुत ही सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम का मतलब है कि समय के हिसाब से। बहुत ही सिंपल पॉइंट होता है इसका। समय के हिसाब से का मतलब है कि मान लो ये करंट ईयर है, पूरा वर्ष है, और इसमें अभी 5 ही महीने हुए थे, और 5 महीने बाद मान लेते हैं पार्टनर की डेथ हो गई। तो बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है कि अब अगर आपको डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है, तो आप कितने महीने का निकालोगे? 5 महीने का ही निकालोगे। तो इसको बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि हम डिसीज पार्टनर को सिर्फ 5 ही महीने का प्रॉफिट का शेयर निकाल के दे देंगे। सिंपल। तो इसको बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इसमें सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि उसने क्या लैंग्वेज दे रखी है। तो इसीलिए मैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, इसमें बस हम लिख लेंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। कई बार वो कहता है प्रीवियस 2 ईयर के एवरेज का प्रॉफिट ले लो, कई बार वो कह देगा प्रीवियस 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट ले लो, कई बार वो कह देगा प्रीवियस 3 ईयर का एग्रीगेट प्रॉफिट ले लो, वो कुछ भी बोल सकता है। तो वो हमारा क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, जो हम प्रैक्टिस से सीख जाते हैं। अब आता है कि वो कहता है समय के हिसाब से नहीं, सेल्स के हिसाब से बताओ। तो ये बड़ा अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है, इस पे आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके सवाल आने की संभावना इसीलिए ज्यादा होती है कि सेल्स के हिसाब से निकालने का क्या मतलब होता है। तो मैं यहां पर उदाहरण बना रहा हूं, वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं कि इस साल 5 महीने काम हुआ, और 5 महीने के बाद मान लेते हैं पार्टनर की डेथ हो गई। तो अब हम इस बार समय से कोई लेना देना नहीं है, वो 5 महीने बाद मरा, 5 दिन बाद मरा, 5 हफ्ते बाद मरा, चाहे 5 साल बाद मरा, हमें समय से यहां कोई मतलब नहीं है। हम किससे मतलब निकालते हैं? हम कहते हैं कि एक बार मुझे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर बताओ। प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया पिछले साल की सेल्स बताओ। तो पार्टनरशिप फर्म कहती है कि पिछले साल की सेल्स है मान लो हमारी 10 लाख रुपए, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि अब पिछले साल का प्रॉफिट बताओ। तो मान लेते हैं वो पिछले साल का हमें प्रॉफिट बताते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। तो क्षितिज भाई जल्दी से क्या आप गणित करके ये बता सकते हो कि पिछले साल अगर 10 लाख रुपए की सेल आप करते हो, और उस 10 लाख रुपए की सेल पर आप 2 लाख रुपए का मुनाफा कमाते हो, तो एक प्रकार से आपने कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमाया अपनी सेल पर? बताओ, जल्दी से गणित करके बता सकते हो क्या? कि अगर आपने पिछले साल 10 लाख रुपए की सेल करी है और 10 लाख में से 2 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया है, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ द सेल्स यू हैव अर्नड एज प्रॉफिट? 20%। बिल्कुल सही। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें सब बच्चे सहमत है, किसी को कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं? तो इसका मतलब आप अपनी सेल्स का कितने प्रतिशत मुनाफा कमा लेते हो? 20%। अब मरे हुए पार्टनर का जो बच्चा होता है वो पूछता है अंकल अब मुझे ये बताओ, आपने इन 5 महीनों में, मतलब पापा के मरने से पहले तक की सेल्स कितने रुपए करी है? तो मान लो पार्टनरशिप फर्म ने कहा कि हमने सेल करी है 4 लाख, फॉर एग्जाम्पल, कि हमने इन 5 महीनों में कितनी सेल करी है? फॉर एग्जाम्पल 4 लाख। तो
उसका बच्चा क्या करेगा? वो यही तो सोचेगा कि आप अगर 20% प्रॉफिट कमाते हो तो 4 लाख की सेल पर क्या प्रॉफिट कमाया होगा? 80,000। तो यहां पर हमने समय का कोई यूज करा क्या? नहीं करा। यहां पर हमने प्रॉफिट को किस बेसिस पर निकाला? सेल के बेसिस पर, कि भाई सेल क्या हो रही है। अगर यही 4 लाख की बजाय सेल होती मान लो 40 लाख, फॉर एग्जांपल, एक जीरो और बढ़ा देता हूं, तो इन 5 महीनों का फिर प्रॉफिट भी क्या हो जाता? 8 लाख हो जाता। तो यहां पर समय का कोई यूज नहीं है। यहां पर हम किसके बेसिस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं? टर्नओवर के बेसिस पे निकाल रहे होते हैं। क्लियर हो गया पूरा पॉइंट? ठीक है, तो इसको मैंने एक फॉर्मूले में तब्दील कर रखा है, इसी बात को, कि अगर हमें सीधा निकालना हो ये 8 लाख तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। इसके लिए हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पहले वो लिखते हैं न्यूमरेटर में, डिवाइड करते हैं प्रीवियस ईयर की सेल्स से यानी कि डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट ईयर की सेल्स से जो हमें दे रखी होती है। तो बेसिकली आपको तीनों चीजें दे रखी होंगी। तो ये अगर फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 80,000। ठीक है ना? अगर मैं अपने एग्जांपल में भी ये फिगर पुट करूं तो आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा 80,000। कहो तो क्रॉस चेक करवा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको लगेगा कि सर भरोसा नहीं है। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख, प्रीवियस ईयर की सेल थी 10 लाख, और इनटू करंट ईयर की सेल थी हमारी 4 लाख। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट? तो ये आ जाएगा 80,000। तो सीधा आप इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हो कि हमारा इन 5 महीनों का प्रॉफिट कितना हुआ। फिर उसके बाद बाकी तो डिसीज्ड पार्टनर का शेयर इसमें आपको निकालना पड़ेगा। तो वो मैं नीचे लिख देता हूं, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर, वो जो भी होगा 2/5, 3/5, 1/2, 8/9, जो भी गिवन होगा वो हम निकाल लेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट पर दोबारा से एक बार क्रक्स सुन लो। अगर हम फाइनल अकाउंट्स मेथड प्रिपेयर करके फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब तो कुछ नहीं करना आपको टेक्निकली, क्योंकि फिर तो हम पूरे साल का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये तो चांस आने की बहुत कम संभावना होती है। ये सिर्फ थ्योरी में पूछेगा। प्रैक्टिकली 2 टाइप हो सकते हैं, कि या तो वो कहेगा कि समय के हिसाब से निकालो, तो इसका मतलब आपको 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जितने महीने बाद वो मरा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर वो कहता है सेल्स के बेसिस पर निकालो, तो फिर आपको पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट और करंट ईयर की सेल, ये 3 फिगर दे रखी होंगी। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में और चर्चा भी कर लेंगे एग्जाम्पल्स में। चलो, तो अब हमारा क्या क्या हो गया कवर, कि सारी अकाउंटिंग कैसे करनी है शेयर ऑफ प्रॉफिट की, और सारा कैलकुलेशन कैसे करना है ना। अब इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि हमारी जर्नल हमसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, या वो हमसे डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकता है। तो इस पर एक चर्चा कर लेंगे, और मेरे को पक्का यकीन है कि ये चर्चा करके ही आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो पेज 7.5 पर अगर आप देखोगे अपनी किताब के अंदर, तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा दे रखा है। तो इस पर आप सी का सिंबल या कॉन्सेप्ट सिंबल बना सकते हो, मतलब कि भाई इसमें बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप देखो डिसीज पार्टनर का क्रेडिट साइड पे फोकस करते हैं पहले, बाय बैलेंस बीडी, तो ये हमारा क्या हो गया, उसका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। अब क्या पता उसका कोई करंट अकाउंट का भी बैलेंस हो, ये हो सकता है उसका करंट अकाउंट का भी कोई बैलेंस हो बैलेंस शीट में, तो उसके करंट अकाउंट के बैलेंस को भी हम यहीं पे अब ट्रांसफर कर देते हैं। अब अलग से करंट अकाउंट क्यों नहीं बनाना डिसीज पार्टनर का, क्योंकि वो तो मर गया, तो हम करंट अकाउंट के पैसे को भी कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। अच्छा पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद कई बार आपको लाइबिलिटी साइड में उसी पार्टनर का लोन भी नजर आता है, बोलो हाँ, आता है ना नजर। तो आप उस लोन को जो लाइबिलिटी साइड पे नजर आता है अगर उस पार्टनर का, उसको भी कहां ट्रांसफर कर दोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। इसके अलावा आपने उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया मान लो, तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आ गया। इसके अलावा मान लो रिवैल्यूएशन का शेयर इन गेन दिया, तो वो आ गया। इसके अलावा आपने उसको कोई जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व का शेयर दिया, तो वो आ गया। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है ये, काफी बच्चे मिस आउट करते हैं, उसके 4 या 5 महीने के मरने के दौरान हम उस डिसीज पार्टनर को उन 4 या 5 महीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देते हैं।
तो कई बार ये पॉइंट भी होता है कि डिसीज पार्टनर को आपने 4 महीने या 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, तो इसका ट्रीटमेंट बच्चों बिल्कुल सेम होता है, जस्ट लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर आप नरेशन उनकी पढ़ो, मतलब कि ट्रांजैक्शन की अंग्रेजी पढ़ो, तो क्या लिख रखा है, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो जैसे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए पीएनएल सस्पेंस का उपयोग करते हो, तो बिल्कुल उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के लिए आप पीएनएल सस्पेंस का ही उपयोग करोगे। क्लियर हो गया अच्छे से पॉइंट ये वाला। अब डेबिट साइड देख लो। डेबिट साइड में क्या हो सकता है कि मान लो कोई करंट अकाउंट का बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस, मतलब ये आपको एसेट साइड पे नजर आ रहा होगा, या कोई आपको उसी डिसीज पार्टनर का लोन दे रखा है एसेट साइड पे, यानी कि लोन टू पार्टनर, तो उस एसेट साइड वाले लोन को भी आप उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर हो गया पॉइंट। फिर इसके अलावा मान लो रिवैल्यूएशन में कोई उसका लॉस निकला, वो आप लिख दोगे डेबिट में। फिक्टिशियस एसेट या एक्यूमुलेटेड लॉस में कोई उसका शेयर निकला, वो लिख दोगे। उसके अलावा उसने कोई ड्राइंग करी होगी 4-5 महीने की, वो लिख दोगे। उसने उस ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिया होगा, वो डेबिट कर दोगे। क्या पता उसका प्रॉफिट की बजाय शेयर ऑफ लॉस आया हो, तो इसीलिए पीएनएल सस्पेंस में शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा। क्या पता कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो जो आपने राइट ऑफ करवाई हो, उसमें उसका शेयर राइट ऑफ हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बैलेंस बच जाता है डिसीज पार्टनर का, उसे हम कहां ट्रांसफर करते हैं, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो लॉ की भाषा में लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, है ना, जैसे उसका बेटा, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। तो हम उसके सारे पैसे को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अब देखो इसमें मुश्किल सवाल अगर करना होगा एग्जामिनर को, तो वो आपसे जर्नल एंट्रीज पूछ लेगा। ठीक है, मान लो वो आपसे कहे कि चलो मुझे शेयर ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बताओ, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल। अगर वो कहेगा कि चलो मुझे रिवैल्यूएशन के गेन की जर्नल एंट्री बताओ, तो क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल। अगर वो कह दे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैं एक और तारा लगा रहा हूं, वो कह दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री बताओ, तो क्या एंट्री होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। और अगर वो कह दे कि जो आपने पैसा ट्रांसफर करा है एग्जीक्यूटर के खाते में, उसकी जर्नल एंट्री बताओ, सही, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो इन्हीं से आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हो, या आपको बनानी आनी चाहिए, तो क्वेश्चन आपसे जर्नल भी पूछ सकते हैं। तो क्लियर हो गया पूरा अच्छे से, कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। तो 100% इसकी चीजें किसकी तरह सेम होंगी, रिटायरमेंट की तरह सेम होंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको किस पर फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है उस पर, उसकी अकाउंटिंग और उसकी कैलकुलेशन। क्लियर कॉन्सेप्ट, परफेक्ट।